अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। वो आवाज़ जो दहशत गर्दी के हर वाक़े के बाद उसकी फ़ख्रिया अंदाज में ज़िम्मेदारी कबूल करती थी, वो आवाज़ जो रियासती इदारों को ललकारती थी, वो आवाज़ जो सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को धमकाती थी, उसी आवाज़ ने आज एतराफ़ जुर्म किया। कई बरस तक तालिबान की तर्जुमानी करने वाले एहसानुल्लाह एहसान ने न सिर्फ गलती तस्लीम की बल्कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हकीकत भी सामने रख दी। आज सामने आने वाली ISPR की वीडियो में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने यह तस्लीम कर लिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भारतीय खुफिया इदारे रॉ और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS के लिए काम कर रही है। और जब उन्होंने एतराज़ किया तो तहरीक तालिबान के रहनुमाओं ने कहा कि अगर उन्हें इसराइल से भी मदद लेनी पड़ी तो लेंगे। अफ़गानिस्तान में इन लोगों के NDS और रॉ के साथ ताल्लुक़ात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। और जब जो फाइटर्स थे जो उनको पाक फौज के सामने यानी लड़ने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद ये लोग महफूज ठिकानों में चले गए। जब NDS और रॉ से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क में कार्रवाइयाँ करके अपने लोगों को उनके पैसों से उनकी ये तो एक किस्म की उनकी खिदमत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। सिर्फ यही नहीं, एहसानुल्लाह एहसान ने इंकिशाफ किया कि अफगान हुक्काम ने उन्हें अफगान शनाख्ती कार्ड बनाकर भी दिए और ये जो शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए उसके सबूत भी सामने आए। NDS ने बाकायदा इनको तज़किरे दिए थे ताकि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। ये तज़किरा अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी जिस तरह पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है इस तरह ये तज़किरा अफ़गानिस्तान में ID कार्ड के तौर पर चलता है। और ये लोग अगर ये ना हो तो उन लोगों के लिए किसी के लिए भी अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मूव करना मुश्किल काम है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने बताया कि हकीमुल्लाह महसूद की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद नए अमीर का इंतखाब कुरानदाजी के जरिए हुआ। हकीमुल्लाह के हलाकत के बाद नए अमीर का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक इंतखाबात की तरह एक इंतखाबी मुहिम चलाया गया। हर कोई इक़्तिदार हासिल करना चाह रहा था तो फिर शुरा में फैसला किया कि कुरानदाजी की जाए और उस कुरानदाजी के ज़रिए मौलाना फजलुल्लाह अमीर मुकर्रर हुए। ऐसी तंजीमों से क्या तवक्को रख सकते हैं जिसका अमीर कुरानदाजी के ज़रिए से मुंतखब हो। और फिर अमीर भी एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिनका किरदार ऐसा है कि उन्होंने अपने उस्ताद की बेटी को के साथ ज़बरदस्ती शादी की। किरदार भी बता रहा है। ये सारे काम एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से किए जा रहे हैं। किस तरीके से दूसरे ममालिक की थी ये वाज़ेह हो कि गिरफ्तारी के बाद ये सारी बातें इनकी तरफ से की जा रही हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान ने अपनी गलती को तस्लीम किया और कहा कि इस्लाम के नाम पर नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 9 सालों में मैंने TTP के अंदर बहुत से चीज़ों को देखा। उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, ख़ुसूसन नौजवान तबका जो नारा लगाते थे ये लोग उन पर ख़ुद भी पूरा नहीं उतरते थे। चंद मखसूस टोला जो उमरा बने बैठे हैं लोगों से बेगुनाह मुसलमानों से बत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। इस्लाम के नाम पर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की गई, नौजवानों को गुमराह किया गया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि एहसानुल्लाह एहसान ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का बैरूनी एजेंडा बेनकाब कर दिया है। हमारे नौजवान हमारी ताकत हैं, नौजवान बैरूनी ताकतों के झांसे में नहीं आएंगे। एहसानुल्लाह एहसान तहरीक तालिबान, मेमन एजेंसी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फिर जमातुल अहरार का तर्जुमान रहा। मुल्क में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती एहसानुल्लाह एहसान फौरी इसकी जिम्मेदारी कबूल करता, सहाफ़ियों को फ़ोन करता। अगर कोई सहाफ़ी जो तालिबान हैं उनके मौक़िफ़ के बरक्स जा रहा होता तो धमकियों तक की बात की जाती। मलाला यूसुफ़ज़ई पर हमला, पेशावर एयरपोर्ट हमला, गिलगित में गैर मुल्की सयाहों का कत्ल, वाघा बॉर्डर खुदकुश हमला, पंजाब के वज़ीर दाखिला शुजा खानज़ादा पर खुदकुश हमला,
लाहौर के इकबाल पार्क में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी इसी एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की। दहशतगर्दी की आग ने पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत दोनों को तबाह कर दिया। 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जान से गए, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा और मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाया गया। दहशतगर्दी की लहर से ना मसाजिद महफूज रही, ना बाजार, सिक्योरिटी इदारे महफूज रहे, ना अराकीन पार्लियामेंट, सभी दहशतगर्दी की आग में जले। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद दहशतगर्द फरार होकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों की तरफ आए, फिर यहाँ ठिकाने बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स ने उन्हें इन गैर मुल्की दहशतगर्दों की हिमायत की और इनमें एक बड़ा नाम मौलवी नेक मोहम्मद का भी है। अप्रैल 2004 में मौलवी नेक मोहम्मद ने जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया, पाकिस्तान फौज के साथ मुआहिदा किया, जिसमें उसने जनूबी वज़ीरिस्तान से गैर मुल्की दहशतगर्दों को निकालने पर इत्तफाक किया और फिर मुआहिदे के कुछ ही अरसे बाद वो अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। मौलवी नेक मोहम्मद के मारे जाने के बाद भी कबायली इलाकों में मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्म रहे और ये सब 2007 में एक छतरी तले जमा हो गए। जुलाई 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद दिसंबर 2007 में जनूबी वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। कबायली इलाकों में सरगर्म 13 छोटे और बड़े ग्रुप तहरीक तालिबान में जम हो गए और उन्होंने बैतुल्लाह महसूद को अपना अमीर बनाया। दहशतगर्दों के इस टोले ने पाकिस्तान में शरीयत के निफाज पर दहशतगर्दी को भड़काया। लश्कर जंगवी, जिंदुल्लाह और दीगर फिरका वाराना दहशतगर्द को साथ मिलाकर मुल्क भर में दहशतगर्दी की सरगर्मियां की। 2007 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान में 379 खुदकुश हमले हुए, जिसमें हजारों शहरी जाँ बहक हुए। चंद वाकयात पर नजर डालें तो 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर उनके काफिले पर 2 खुदकुश हमले किए गए, जिसमें मोहतरमा तो महफूज रहीं मगर 140 अफराद जाँ बहक हुए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्द हमले में साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। 28 अक्टूबर 2009 को पिशावर की मार्केट में कार बम धमाके में 125 अफराद जाँ बहक हुए। 1 जनवरी 2010 को लकी मरवत में फुटबॉल मैच के दौरान खुदकुश हमले में 100 से ज़ायद अफराद मारे गए। 3 सितंबर 2010 को कोयटा में अहले तशी अफराद के इज्तिमा पर खुदकुश हमले में 105 अफराद मारे गए। 13 मई 2011 को चारसद्दा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर खुदकुश हमले में 98 अफराद मारे गए। 10 जनवरी 2013 को कोयटा के स्नूकर क्लब के बाहर खुदकुश हमलों में 92 अफराद मारे गए। फिर 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जिसमें 19 अफराद मारे गए। इस हमले के बाद शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का ऐलान किया गया। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पर हमला था, जिसमें 135 बच्चों समेत 142 अफराद मारे गए। फिर 25 अगस्त 2008 को पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया और 1 सितंबर 2010 को अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम करार दिया और इसके अमीर हकीमुल्लाह महसूद और उसके रहनुमा वलीउल्लाह महसूद के सर की कीमत भी मुकर्रर की। और फिर अगस्त 2009 में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बानी अमीर बैतुल्लाह महसूद अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। बैतुल्लाह महसूद के बाद तालिबान ने हकीमुल्लाह महसूद को अपना अमीर बनाया और वो नवंबर 2013 में अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया और इसके बाद तहरीक तालिबान की क़यादत मुल्ला फजलुल्लाह के पास आ गई और वो किस तरह से आई, इसके बारे में भी एहसानुल्लाह एहसान ने बता दिया कि इख्तिलाफात के बाद कुरानदाजी के जरिए मुल्ला फजलुल्लाह को अपना अमीर मुकर्रर किया और अब ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म होकर कर रहा है। कलदम तहरीक तालिबान टूट फूट का शिकार हुई और उससे कई खतरनाक निकले। फरवरी 2014 में मुल्ला उमर कासमी ने तहरीक तालिबान से अलग होकर अपना ग्रुप एहरारुल हिंद बनाया। इसी तरह मई 2014 में जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और ग्रुप खालिद महसूद की सरबराही में तहरीक तालिबान जनूबी वज़ीरिस्तान ग्रुप बना। अगस्त 2014 में तालिबान में एक और दरार पड़ी और मुल्ला उमर खालिद खुरासानी ने जमातुल अहरार की बुनियाद रखी, मगर अगले ही साल वो दोबारा तालिबान के साथ मिल गए और फिर अक्टूबर 2014 में तालिबान से एक और ग्रुप निकला और दाइश में शामिल हो गया, जो अब भी दाइश में शामिल है। रियासत ने तालिबान से बातचीत की कोशिश भी की, 2013 से पहले भी और 2013 के बाद भी, इस हुकूमत के आने से पहले भी, इस हुकूमत के आने के बाद भी। 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास इक़्तिदार आया तो तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश की गई। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से 2013 में 3 ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई, तीनों में मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। अपोजिशन जमातों ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एतमाद पर लेने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का बॉयकॉट किया और 29 जनवरी 2014 को हुकूमत ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया। अमन मुज़ाकरात के लिए कायम की गई हुकूमती टीम में इरफान सिद्दीकी, मेजर रिटायर मोहम्मद आमिर, साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह महमद और सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई को शामिल किया गया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए मौलाना समीउल हक, लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़, जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा
फजलुर रहमान के मुफ्ती मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। बाद में मौलाना अब्दुल अजीज़ ने तालिबान की कमेटी से अलहदगी इख्तियार की। दोनों कमेटियों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इब्तिदा ही से बातचीत इख्तलाफात का शिकार रही। फरवरी 2014 में हुकूमती कमेटी ने मेमन एजेंसी में तालिबान के हाथों मगवी फौजियों के कत्ल और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद तालिबान से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुज़ाकराती अमल ख़त्म हुआ तो मुसल्लह अफवाज ने शुमाल मगरबी कबायली इलाकों में तालिबान के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए। तालिबान उसमें दहशतगर्द मारे गए। 1 मार्च 2014 को टीटीपी 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान किया, जिसके जवाब में हुकूमत की जानिब से भी तालिबान के खिलाफ फ़िज़ाई हमले रोकने का ऐलान कर दिया गया। और फिर चलता रहा। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई हुई, दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में जाकर पनाहगाहें लेते रहे और फिर वहाँ से मुनज़्ज़म होकर हालिया कार्रवाइयाँ उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की और ये पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एहतजाज भी किया गया। अब एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी से कितना फ़ायदा होगा? क्या इसके पास वो बहुत सारी मालूमात होगी जिससे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ठिकाने हैं और अफ़गानिस्तान में जाके ठिकाने हैं तो उनमें कार्रवाई हो सके? ये कितनी बड़ी एक इसको कामयाबी करार दिया जा सकता है? रमीला यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया का। यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा, अफ़गानिस्तान में अड्डे पनाहगाहें हैं, पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करते हैं, मगर नज़र आता है कि इस ऑपरेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका ख़त्म हुआ है, उस तरीके से ये मुनज़्ज़म रहे नहीं हैं। इस गिरफ्तारी से के क्या फ़वाइद होंगे? ये कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या ये पहले साइडलाइन हो चुका था, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो जो अफ़गानिस्तान मूव होने के बाद? नहीं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी अहम आदमी है। ये तकरीबन 10 साल हुए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी थी और शुरू से ये उसका एक अहम रुकन है, शूरा का रुकन रहा, तर्जुमान भी रहा। और फिर जब बाद में दड़ेबंदी हुई तो ये जमातुल अहरार में शूरा का रुकन था और उनका कमांडर भी था और तर्जुमान भी था। मेरे ख़्याल में अगर किसी को ये सारी मालूमात हैं कि इनका नेटवर्क कैसे चलता है, कैसे रवाबित हैं खुफिया इदारों के साथ अफ़गानिस्तान में और इंडिया में, और इनका जो नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में इसको ज़रूर इल्म होगा। और ये गिरफ़्तारी तो पहले हो गई थी। मैं नहीं समझता कि इसने सरेंडर किया है, क्योंकि इसको तो कोई तवक्को नहीं होगी कि इसकी जान बख्शी जाएगी। तो लगता यह है कि इसको गिरफ़्तार किया गया है और जो मालूमात हासिल करनी थी वो तो पाकिस्तानी इदारों ने हासिल कर ली होंगी। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि इसका जो एतराफ़ी बयान है वो मीडिया को दिया जाए। और मेरे ख़्याल में ये एतराफ़ी बयान में भी काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो नशर नहीं हुई, जो खुफिया रखी गई हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर जो सहूलतकार हैं, जो बाकी इनके राज हैं, उन तक पहुंचने की जाएगी। मतलब मगर साथ में ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बातें की हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हवाले से जो बातें की हैं, इसके पूरे नेटवर्क के हवाले से जो इसने बातें की हैं, फिर अफ़गान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद, वो भी इसकी तरफ से दिखाया गया। तो ये केस अब पाकिस्तान मजबूती से उठा सकता है अफ़गानिस्तान के आगे, और कि भाई आप ये भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं और आपके लोग इनको फैसिलिटेट भी करते हैं, पाकिस्तान मजबूती से ये केस उठा सकता है? हाँ, मेरे ख्याल में अभी जो पाकिस्तान का केस है पहले के मुकाबले में मजबूत हुआ है। पाकिस्तान के पास मज़ीद शवाहिद आ गए हैं। पाकिस्तान ने पहले भी शवाहिद अफ़गानिस्तान की हुकूमत को पेश किए थे, ख़ास तौर पे जब दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला हुआ था। उसके अगले ही रोज़ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और ISI चीफ जनरल रिजवान अख्तर काबुल पहुँच गए थे और वहाँ पर शवाहिद दिए थे कि जो उस हमले का मास्टरमाइंड था खलीफा उमर मंसूर, वो अफ़गानिस्तान में है। फजलुल्लाह के बारे में भी शवाहिद दिए गए। अफ़गान हुकूमत ये बात नहीं मान रही थी। अभी मेरे ख़्याल में बिल आखिर हमने देखा कि ख़ुद अफ़गान सदर अशरफ गनी ने इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना कि फजलुल्लाह अफ़गानिस्तान में है और उसके ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमत कार्रवाई कर रही है। तो मेरे ख़्याल में ये शवाहिद जब पाकिस्तान के हाथ लग गए हैं तो अफ़गान हुकूमत इनकार नहीं कर सकेगी और उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे या कम अज़ कम इनको अफ़गानिस्तान से निकाल दे। लेकिन अफ़गान हुकूमत की भी कुछ शराइत हैं, कुछ मुतालबात हैं। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तो वो इख्तलाफी एक मसला, इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकी।
बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बता रहे थे एक अहम गिरफ्तारी है, एक अहम कामयाबी है। जो ऑपरेशन है वो नज़र आ रहा है कि उसके समरात पाकिस्तान में अमन की सूरत में तो आई ही है, मुकम्मल अमन की सूरत में नहीं आए, मगर अमन ज़रूर आया है। जिस किस्म के हालात वाक़यात होते थे, मगर अब भी कई सवालात हैं जो बाकी। दहशतगर्दों की क़यादत अभी भी महफूज है पाकिस्तान में। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कम हुई हैं, रुकी नहीं हैं, ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह का एक सवाल ये उठ रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत तो अफगानिस्तान में छुपी है। अगर पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के महफूज ठिकाने हैं, क्या अब वो भी सामने आएंगे? एहसानुल्लाह एहसान उसके भी बहुत सारी कुछ चीज़ें बताएगा कि नेटवर्क कैसे है, कैसे ऑपरेट करता है। और सवाल अहम ये भी है कि एहसानुल्लाह एहसान ने आज ये भी बताया कि वो 2008 तक कॉलेज में पढ़ता रहा, फिर दहशतगर्दी के रास्ते पर आया। आखिर कब तक पाकिस्तान का नौजवान कलम छोड़कर हथियार उठाता रहेगा? कहाँ कहाँ इसमें रियासत की नाकामी है, रियासत कहाँ कहाँ नाकाम हुई, उसका इदराक इसलिए करना लाजमी है ताकि ये तारीख़ दोबारा दोहराई ना जाए। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो दोबारा इस डगर पर चले ना। और एक अहम बात, तालिबान के साबिक रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान ने आज दावा किया कि तहरीक तालिबान की क़यादत को अफ़गान हुक्काम शनाख्ती कार्ड बनाकर देते रहे, जिसकी वजह से उन्हें बाकायदा तौर पर वहाँ आमदोरफ्त में आसानी हुई, वहाँ पर अड्डे बनाने में आसानी हुई। इसी तरह अफ़गान हुक्काम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में छुपे अफ़गान तालिबान को पाकिस्तानी हुक्काम शनाख्ती कार्ड बनाकर देते हैं। इसी सिलसिले में अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला मंसूर की पाकिस्तानी हदूद में मारे जाने के बाद उसके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की मिसाल बार बार दी जाती है। रहीमुल्लाह यूसुफ़ी साहब भी कह रहे थे कि उनकी भी कुछ डिमांड्स है और वो भी कहते हैं कि हमारी भी पूरी पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत हुआ है और इस केस को आगे बढ़ाया भी जाना चाहिए, मगर ये सिलसिला बंद होना चाहिए। दहशतगर्द होता है, दहशतगर्दों को सहूलत फराम करके वक्ती फ़ायदा तो शायद हो, मगर इसका ज़्यादा नुकसान होता है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, जिसकी मिसाल नज़र आ रही है कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से ये अभी सहूलत दी भी जा रही है तो इसका लॉन्ग टर्म में ना फ़ायदा उन्हें होगा, ना माजी में हमें हुआ है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। भारत का क्रिकेट दुनिया में राज करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आज आईसीसी इजलास में भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए आइन की राह में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रुकावट बनने की कोशिश की और आईसीसी के नए फाइनेंशियल मॉडल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की मुखालफत की, लेकिन दीगर रुकन मुमालिक ने भारत की एक न चलने दी और फाइनेंशियल मॉडल के हक में 9 और मुखालफत में सिर्फ 1 वोट आया, जबकि नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हक में 8 और मुखालफत में 2 वोट आए। बिग 3 माजी का किस्सा बन गया। वो बिग 3 जिसे जबरदस्ती भारत ने मनवाया। पाकिस्तान अगर नहीं मान रहा था तो वादे किए सीरीज खेलेंगे, वो वादा भी नहीं पूरा किया। उसके बाद अब फाइनली जो बिग 3 का मामला था, वो जो अरमान था वो मलिया मेट होता नजर आ रहा है और बिग 3 का जो ख्वाब था अब वो लगता है कि ख्वाबो ख्याल ही रहेगा। क्या इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में होगा? भारत को पैसे कम मिलेंगे। जब नए मालियाती मॉडल पर वोटिंग हुई तो यहाँ भी बीसीसीआई को 9-1 से शिकस्त हुई। नए रेवेन्यू मॉडल की मंजूरी के बाद भारतीय हिस्सा $570 मिलियन से कम होकर 570 मिलियन यानी तकरीबन 65 अरब रुपए से कम होकर $290 मिलियन रह जाएगा, यानी तकरीबन 30 अरब रुपए, आधा रह जाएगा। और क्रिकेट के फैसले अब 3 बड़े नहीं बल्कि अक्सरियत की राय से होंगे। जो बिग 3 था जिसमें भारत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था बाकी 2 ममालिक के साथ, अब वो नहीं बल्कि अक्सरियती फैसले होंगे। हर मुल्क को आईसीसी के फैसले का एहतराम करना लाजमी होगा। हमारे साथ नजम सेठी साहब भी मौजूद है और हम भारत भी जाएंगे कि भारत में इसको कितने बड़े धचके के तौर पर लिया गया है। सबसे पहले सेठी साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पीसीबी, सेठी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ये कैसे ये सारा का सारा मामला हुआ? भारत का तो बड़ा इन्फ्लुएंस समझा जाता है, उसके बावजूद वो अपने हक में नहीं कर सका ये, और ये बिग 3 का मॉडल जो उसने बड़ी मेहनत से किया था और बड़ा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हर तरीके से वादे करके ना पूरे करके किया था, ये कैसे हुआ? इस वक्त सिचुएशन ये थी कि गालबन 8-9 मेंबर्स आउट ऑफ 10 उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया था जिसमें बिग 3 के जो कोर इश्यूज थे उसको थोड़ी सी रिवर्सल करनी थी और उसमें इंडिया की तरफ से बड़ी ऑब्जेक्शन आ रही थी। पहले यही खबरें आ रही थी कि शायद 1-2 और मुल्क उनके साथ हैं और वो डिफीट कर देंगे हमारी मोशन टू रिवर्स रोल बैक सम ऑफ द बिग 3 फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस प्रपोजल्स। तो मगर मेरा ख्याल बिहाइंड द सीन्स काफ़ी इस पे काम हुआ है और आखिर में आज जब पूछ की गई तो मेजॉरिटी जो थी दैट वाज इन फेवर ऑफ द न्यू फार्मूला, जिसके तहत इंडिया कोई
इंडिया को बिग थ्री फार्मूला में कोई $560 बिलियन मिलने थे ओवर द नेक्स्ट 8 years, वो रिड्यूस कर दिए अंडर द न्यू फार्मूला टू 250 के लगभग। तो इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा था कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे ऐसे मुल्कों को कोशिश कर रहा था साथ ले जाने की, हमें भी कोशिश कर रहा था जाने की। जब कोशिश की आपको साथ ले जाने की तो आपने कहा नहीं, याद नहीं दिलाया कि आपने लास्ट टाइम भी बड़ा वादा किया था सीरीज खेलेंगे, हमने साथ दे दिया, हमारा तो जो पिछला स्टैंड था बिग थ्री के खिलाफ वही विंडिकेट हुआ है, आपने याद दिलाया उन्हें? बिल्कुल जी, उन्हें याद दिलाया कि ये आपने एक एग्रीमेंट हमसे साइन की हुई है, आपने नहीं खेली। इनफैक्ट क्या याद दिलाया, आज हमने उनको बता दिया है कि हम लीगल एक्शन लेने लगे हैं उनके खिलाफ, ये भी उनको बता दिया, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक लीगल नोटिस भी उनको जाएगा, क्योंकि हमने कंसल्ट कर लिया है टॉप लॉयर्स को, और हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एंड वी विल आस्क फॉर कॉम्पनसेशन कि 2 होम सीरीज हमारी उन्होंने खेलनी थी इन द लास्ट 2 years, वो उन्होंने नहीं खेली, और उसकी कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे। तो जनरली उनको आज बता दिया उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। और साहब, मगर साथ में ये बताइएगा कि भारत तो जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर दे, यानी आईसीसी को मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल करने की उनकी फिर भी अभी कोशिश होगी। आपको लगता है कि अभी जो फैसला हो गया, अब अक्सरियती राय से होंगे, कितनी कोशिश कर ले ब्लैकमेल करने की, इससे बात बनेगी नहीं है भारत के हक में? नहीं जी, अब प्रेशर में क्या आना है, अब तो यहाँ बात हो गई है, फैसले हो गए हैं। अब जून में एनुअल जनरल मीटिंग है आईसीसी की, जहाँ ये जो आज और कल जो फैसले होने जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह आईसीसी की तरफ से एक पूरी प्रेस रिलीज आएगी, डिटेल देंगी आपको, और जून के एंड में आईसीसी मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर रेटिफाई हो जाएगा ये जो तब्दीली आई है। अब इंडिया अगर चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले, यहाँ तो फैसला यही है कि ऐसी क्या बात है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अब ये धमकियाँ, ये इस किस्म की चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये जिन लोगों ने ये फैसला किया है, जो मेजॉरिटी में हम लोग, वी आर अवेयर कि वो इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं, बट वी डोंट थिंक कि ऐसी वो चीज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान की आवाम भी शायद इस बात को पसंद नहीं करेगी कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट करे, बिकॉज इंडिया इतना भी आइसोलेट होकर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि 9-1 आउट ऑफ 10 एक इंडिया और 9 इस वक्त कि जिन्होंने ये फैसला किया। मतलब इंडिया का जो नुकसान है वो समझ में आ गया, एक अच्छा भला नुकसान है, 65 अरब तकरीबन मिलते थे, 30 अरब रुपए मिलेंगे, आधा हो गया। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, दूसरे ममालिक और पाकिस्तान को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा इसका? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया का है, उसके बाद बरतानिया का नुकसान है। इंडिया एंड इंग्लैंड आर द बिग लूजर्स। इसके बावजूद इंग्लैंड ने सपोर्ट किया नई प्रपोजल को। जो बिग विनर्स जो हैं वो है छोटे ममालिक, आयरलैंड, अफगानिस्तान, इनको और पैसे मिलेंगे जो इंडिया को कम मिलेंगे, इनको और मिलेंगे पैसे फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, बिकॉज इनकी 2 एसोसिएट मेंबर्स ये बिल्कुल बड़ी रैपिडली अपकमिंग स्टेटस चाहते हैं, आ रहे हैं ऊपर, तो इनको पैसे और मिलेंगे, और बाकी पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी लोगों के अंदर, पहले से थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमेश सेठी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। विक्रांत गुप्ता, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानते हैं, भारत से में ज्वाइन कर रहे हैं, कि वहाँ कितना बड़ा धचका है ये। विक्रांत, बहुत शुक्रिया। विक्रांत, हैरानकुन खबर है, अचानक बहुत बड़ा धचका है। भारत का बोर्ड तो काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ें जो है वो प्रेशराइज करके भी अपने हक में मनवा लेता था, अब कोई माना नहीं, कोई हक में बात नहीं हुई। फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा नुकसान है, बिग थ्री भी नहीं रहा, ये कितना बड़ा धचका है? देखिए, पैसे के लिहाज से तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पैसा तो पहले भी बीसीसीआई में बहुत है, बहुत कमाई भी होती है, आईपीएल से होती है, आईसीसी इवेंट से होती है, इंडियन क्रिकेट राइट से होती है। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई का सारा पैसा इसी पर टिका था। लेकिन हाँ, अगर आज आईसीसी ने वोटिंग कराई और बीसीसीआई के साथ कोई खड़ा नहीं था, मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक झटका होगा। लेकिन ये भी समझना होगा कि इस वक्त बीसीसीआई क्या है। वहां पर जो 2 फैक्शंस गए हैं, एक वो है जो अपने आप को बीसीसीआई कहता है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां की बीसीसीआई के ट्रेजरर और जॉइंट सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी। वहां पर सीईओ भी गए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए हैं उनको भी भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर एक धारणा ये है कि जो ओरिजिनल बीसीसीआई के लोग हैं उनका मानना है कि शशांक मनोहर और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी यहाँ पर है, ये मिले हुए थे और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। अब इससे किसको क्या फायदा पता नहीं, लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि
जो सोचा नहीं था इन्हें, आज वो उनके साथ पहली बार हुआ है। विक्रांत, फिर ये बताइएगा कि दायर बिग थ्री में भी नहीं मान रहे थे बहुत सारे ममालिक, किसी भी तरीके से मनाया, पाकिस्तान को भी सीरीज का कह के मनाया, उसके बाद दायर वो सीरीज खेली नहीं गई। अब ये हो रहा है कि वो पहले तो वो लोगों को मना लेते थे प्रेशराइज करके, अब शायद आईसीसी को ही ये बॉयकॉट करने के लिए धमकी देगा भारत। क्या किस हद तक दुरुस्त है कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगा भारत, ये धमकी देगा आईसीसी को? आने वाले दिन लेकिन आईसीसी के लिए भी आसान नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो ये सिर्फ एक थ्रेट गिना जाता था कि चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, लेकिन अब ये जो थ्रेट है ये हकीकत में बदल सकता है। अब जब ये लोग वापस आएंगे, बीसीसीआई एक एसडीएम बुलाएगा, स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाएगा, और अगर बीसीसीआई के ओरिजिनल जो लोग हैं वो चाहें तो फिर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर सकता है। वैसे ये कहा जाता है कि आप कर नहीं सकते, आप करार तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक क्लॉज है जो एमपीए है, मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, उसमें एक क्लॉज है 6.4 जहां पर ये लिखा हुआ है कि किसी भी टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट अगर आपकी अप्रूवल के बिना बदल दी जाए कर सकते हैं। तो बीसीसीआई तो ये कह रहा है कि हमारी अप्रूवल है नहीं। तो बहुत शुक्रिया। विक्रांत गुप्ता बता रहे थे कि ये पुल आउट अभी भी भारत कर सकता है, और ये बात हो रही है भारतीय मीडिया में कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वही भारत नहीं खेल रहा होगा इसके प्रोटेस्ट में, क्योंकि बिग थ्री उस तरीके से नहीं रहा जिस तरह वो चाहता था। अब वापस सबको मेजॉरिटी वोट की बुनियाद पर फैसले आईसीसी के हुआ करेंगे, और जो फाइनेंशियल फार्मूला है उसमें भी भारत को उतने पैसे नहीं मिलेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान साहब ने फिर एक बयान दे दिया है, फिर उस बयान के बाद एक बहस छिड़ गई है। खान साहब फिर सबूत नहीं दे रहे कि उस बयान के पीछे 10 अरब रुपए का इल्ज़ाम है। लॉजिक क्या है कोई सबूत, क्या रखेंगे कोई सबूत, पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब ने फिर एक इल्ज़ाम लगाया है, और अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज साहब का जवाब सामने आया है कि इमरान खान बौखलाहट का शिकार होकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। खान साहब ने इल्ज़ाम ये लगाया कि उन्हें 10 अरब रुपए की ऑफर शरीफ खानदान की तरफ से हुई थी इस केस से पीछे हटने के लिए। अगर उन्हें 10 अरब की हुई थी पनामा के मामले से पीछे हटने के लिए, तो दूसरों को कितनी हुई होगी। आज ARY पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे, जब सवाल बार बार हुआ कि किसके जरिए हुई, कहाँ से हुई, क्या मामला हुआ, तो खान साहब ने क्या कहा। अगर वो कहते कि नवाज शरीफ टेलीफोन कर रहे जी इमरान खान मैं आपको 10 अरब रुपए ऑफर कर रहा हूं, इस तरह तो नहीं होता ना। किसी के थ्रू इन्होंने मुझे मैसेज भिजवाई। आपके बस करीबी थे या उनकी पार्टी के? वो ऐसे हैं जो कि उनकी रिश्तेदारी है, उनके भाई की रिश्ते इनके काफी करीब हैं, उसके थ्रू ऑफर आई और दुबई के जरिए इन्होंने ऑफर किया। और ये नहीं कहा 10 अरब, सिर्फ 10 अरब स्टार्टिंग पॉइंट, और जो आदमी था उसको भी ऑफर किया कि अगर तुम इसको मनवा लो हम तुम्हें भी पैसे देंगे। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे कह रहा हूं कि सोचें कि अगर उन्होंने मुझे ऑफर किया तो वो जजेस, मैं इसलिए उनको दाद देता हूं 5 जजेस को, उनके ऊपर इन्होंने कितना काम किया होगा। तो ये अगर वो ये क्यों नहीं ले पा रहे, वो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो उस बेचारा को फंस जाएगा। उसने जिस तरह के मुझे उन्होंने बताया, मियां साहब का नाम लेके उन्होंने आपसे कहा कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। उन्होंने मियां साहब का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से ऑफर आई है, क्योंकि ये एक्चुअली तो सारा शरीफ खानदान है और उनकी डायरेक्ट मियां साहब से नहीं है, दूसरी तरफ है। दूसरी कौन सी तरफ? शहबाज शरीफ की तरफ। अच्छा, उनकी तरफ कितना अर्सा? उनको ऑफर तो पहले की आई थी, उसने मुझे आदमी ने अभी बताया। अभी कितना अर्सा? 2 हफ्ते पहले। फैसले से कुछ दिन पहले की बात नहीं, मुझे उसको ऑफर पहले की आई हुई है, उसको पहले की उसने मुझे बताया ही नहीं। वो मुझे मिलने आया तो मुझे उसने बताया। तो खान साहब को खुद भी 2 हफ्ते पहले पता चला है, और खुद जो मियां नवाज शरीफ की फैमिली है उनकी तरफ से नहीं, शहबाज शरीफ साहब के कोई दोस्त हैं जो कि इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं, उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 10 अरब रुपए की ऑफर इमरान खान को कर दें, और फिर उन्होंने अपने अंदर वो बात रखी अपने दिल में, इमरान खान साहब को भी नहीं बताई, ना ही शहबाज शरीफ साहब को भी मना किया होगा, और फिर 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब को बताई। ये सीक्वेंस है ऑफ इवेंट्स है जो कि खान साहब खुद बता रहे थे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चौधरी साहब, आपको पार्टी को बड़ा फ्रॉम द फ्रंट डिफेंड करते रहे पूरे पनामा के मामले में, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था ये। मैंने देखा नहीं किसी टॉक शो में कि आप ये वाली मिसाल दे रहे हो कि 2-2 अरब रुपए ऑफर करते फिर रहे शरीफ खानदान वाले। आपको भी नहीं बताया था इमरान खान साहब ने? 2 हफ्ते पहले के बाद भी नहीं बताया था, या कब बताया आपको? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो जब इमरान खान साहब के नेफ्यू की शादी थी लाहौर में,
तो वहां पर कैजुअली बैठे हुए बात जो उन्होंने की थी वो बाद में सोशल मीडिया पे आई और वहां से वो पिक हुई और वहां पर जो है वो इमरान खान साहब जब कल गए तो वहां पर अब फिर चूंकि बात काफी ज्यादा हो रही थी तो वहां पर जो है वो उन्होंने एक बात जो है वो कर दी। लेकिन इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो वो तो तारीख ही खरीदने और बेचने की है। अगर उनकी तारीख शुरू करें आप तो वो शुरू होती है छांगा मांगा से, फिर जाती है असगर खान के केस में जो कहा गया क्या ISI से मिलकर लोगों को खरीदने की कोई खरीदा गया और IGI बनाई गई, फिर जाती है उसामा बिन लादेन से पैसे लेके बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव पे, फिर जाती है जनरल आसिफ नवाज साहब को BMW देने के मामले के ऊपर और वहां से लेके अब तक के 20 वाकयात हैं जो नवाज शरीफ साहब की जात के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें लोगों को खरीदा गया है, बेचा गया है। फौजी साहब, जितनी भी आप मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मिसालें दे रहे हैं वो सारी मिसालें हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उन पर इल्ज़ाम लगता है ये, मगर नवाज शरीफ की ये सारी मिसालें हैं माजी बईद की। इमरान खान साहब की बहुत सारी मिसालें हैं माजी करीब की जिनके वो कभी भी सबूत देते नहीं है, जिस पर दिल चाहता है इल्ज़ाम लगाते हैं। किसी पर 35 पंक्चर का कभी नजम सेठी साहब पर लगाया, कभी इफ्तिखार चौधरी साहब पर लगाया, कभी इलेक्शन कमीशन पर लगाया, कभी किसी मीडिया हाउस पर लगाया। इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, सबूत वो कोई देते नहीं है और फिर बाद में कह देते हैं वो ऐसी बाय द वे बात कर दी थी, उसका कोई सबूत नहीं था, वो तो सियासी बयान था। तो जो माजी करीब की खान साहब की अपनी मिसालें हैं जिसमें सबूत वो कोई देते नहीं और ऐसे ही कहते रहते हैं और माजर के साथ जिसमें पगड़ियां उछालते हैं लोगों की और बात कर देते हैं, तो उसके पैराए में देखूं मैं खान साहब के बयान को या नवाज शरीफ के माजी के बईद की मिसालों के पैराए में देखूं मैं खान साहब के बयान को? जो आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन रिगिंग के हवाले से जो इल्जामात हैं तहरीक इंसाफ के, ये आप देखिएगा जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की आएगी और तहकीकाती एजेंसीज हमारे पास होंगी तो फिर आपको उन इल्जामात की हकीकत पता चलेगी। 1990 का इलेक्शन 20 साल बाद पता चला है कि किस कदर रिग्ड था। 2013 के इलेक्शन की तारीख को 4 साल में आप डिसाइड नहीं कर सकते। जो बाकी मामलात हैं वो आप 2 मिनट में माजर के साथ जुडिशल कमीशन आपने बनवाया, उसका फैसला भी मान लिया, वही ना आप कहते भी है कि हम फैसला मानते फिर मानते भी नहीं। आप कह रहे जब आपकी हुकूमत आएगी फिर जब तहकीकात कराएंगे फिर हकीकत पता चलेगी। खान साहब को छोड़ें, आपने तो 2013 का इलेक्शन खुद लड़ा ना झेलम में, क्या लगवा रहे थे क्या नजम सेठी साहब पंक्चर लगवा रहे थे क्या? आपने देखा खुद ने, वाकई थी मैनिपुलेट किया क्या नजम सेठी साहब ने? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो इलेक्शन धांधली के मामलात हैं वो 2 सालों में तय नहीं होते। हमारे यहाँ आपके सामने 1990 के इलेक्शन जाके 2012 में सेटल हुआ कि वो धांधली रदा इलेक्शन था। अभी कुछ वक्त दें, अभी आप हमारे पास एजेंसीज आने दें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन जब हम कराएंगे तो फिर पता चलेगा किसका क्या किरदार था। अभी तो जो इक़्तिदार में आए हैं वो तफ्तीश करा रहे हैं। जैसा पाक साहब ये तो बता दें, सेठी साहब के हवाले से दूसरों के हवाले से ये सारे के सारे अदालत में गए हैं और खान साहब ने ना अदालत में जाके सबूत देते ना कोई और मामला करते हैं, तो खान साहब ने कम से कम माना तो है ना। तो जिस तरह बाकी बयान बाय द वे दिए थे, लोगों पर इल्जाम लगा दिए, शदीद किस्म के लगा दिए, इज्जतें उनकी, ये भी ऐसे ही बाय द वे इल्जाम लगा गए खान साहब। सियासत में इल्जामात लगते हैं और इल्जामात के दिफा आते हैं। जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि जो इल्जाम लगाने वाला है उसका क्या किरदार है और जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसका क्या किरदार है, और लोग फैसला करते हैं कि किसकी क्या हैसियत है। जो मामलात इमरान खान साहब ने उठाए हैं, इमरान खान के करैक्टर का भी लोगों को पता है, जिनके ऊपर लग रहे हैं उनके करैक्टर का भी लोगों को पता है। जैसा माधव के साथ जो सियासत में इल्जाम लगाने के साथ अगर खान साहब ने पैनामा पर लगाया और पैनामा आया तो खान साहब गए ना अदालत में सबूत लेके। बाकी लोगों के ऊपर खान साहब ने इल्जाम लगाया और वो लोग अदालत में गए। इफ्तिखार चौधरी से लेकर नजम सेठी से लेकर मीडिया हाउसेज, खान साहब नहीं जाते के आगे से उसका सबूत देने के लिए। ये बता दें, आपको खान साहब ने ये बात कब बताई? आपको भी मीडिया से पता चली है या ये वाला मामला जो है ये आपको पता था? बहुत आप जबरदस्त किस्म का पैनामा के मामले पर आपने पार्टी का स्टैंड आगे बढ़ाया है ना सारे मामलात में, तो कब पता चला आपको ये? देखिए ये रिलेवेंट बात है जो उन्होंने अब तो मीडिया में ओपनली कर दी और इसके ऊपर बात जो है वो हो गई। जो सोशल मीडिया पे जिस तरह मैंने आपको कहा ये बात काफी पहले चल रही थी, आपकी नजर थोड़ा देर पड़ी, वरना बात तो चल रही थी। और जब आपकी नजर पड़ी तो ये खबर बन गई, वरना उससे पहले जो है वो बात आ रही थी। लेकिन इसमें क्या हमारी नजर देर से कैसे पड़ी? इमरान खान साहब ने खुद कल बताया है, और इमरान खान साहब को जिस बंदे को 10 अरब रुपए की ऑफर करनी थी उसने 2 हफ्ते पहले बताया है। तो हमारी नजर क्या देर से पड़ी? खान साहब को तो खुद 2 हफ्ते पहले पता चला है, जब मामला इतना आगे बढ़ गया। इतनी अर्जेंसी थी, शरीफ खानदान को 10 अरब रुपए की ऑफर भेजी थी, इतना कोई करीबी आदमी था वो उसने पहुंचाई नहीं इमरान खान साहब। 2 हफ्ते पहले तो खान साहब खुद कह रहे उन्हें पता चला। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पे जरा इस पे खबर जो है कल के वाकये से पहले भी चल रही थी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि आप इस पे हैरत ज़दा क्यों हैं?
यानी आप नवाज शरीफ साहब की सियासत को या तो मतलब अब ये तो मैं नहीं कह सकता, जाहिर है कि आपने 1990 की दहाई में आपने उस तरह की सियासत तो उस तरह से फॉलो नहीं की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत को तो आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। क्या उसामा बिन लादेन, असगर खान, जनरल आसिफ नवाज, छांगा मांगा ये हकीकतें नहीं है पाकिस्तान की? सब जो हकीकत आप बयान कर रहे हैं, जो हकीकत आप बयान कर रहे हैं, उस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए आप कह रहे हैं कि शरीफ खानदान बहुत संजीदा था, वो ये काम करता रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई संजीदगी से एक आदमी को कहा कि 10 अरब रुपए से इमरान खान की ऑफर शुरू करो, फिर आगे बढ़ाते जाओ। इतना संजीदगी से कहने के बावजूद वो शख्स इमरान खान साहब के पास आया नहीं, फिर शहबाज शरीफ साहब ने फॉलोअप भी नहीं किया, किसी और के जरिए भी पैगाम नहीं भिजवाया, कोई और पैगाम नहीं भिजवाया। फिर वो शख्स ऐसे ही बाय द वे 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब से मिलने आया और उसने फिर बताया कि 10 अरब रुपए शरीफ खानदान ने ऑफर किए थे। जो हिस्ट्री आप बता रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये 2+2 4 की कोई लॉजिक बनती है कि ये इल्जाम खान साहब जो लगा रहे हैं ठीक है? देखिए, ये तफसीलात जो है वो तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से बताई, या उस दरमियान वाले आदमी ने उसको होल्ड किया या नहीं किया, या क्यों नहीं किया। लेकिन ये बात मानना कि नवाज शरीफ साहब ने किसी को अरबों रुपया ऑफर किया होगा एक सियासी स्कैम से बचने के लिए और निकलने के लिए, ये तो बिल्कुल करीने कयास है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जो सियासत है नवाज शरीफ साहब की, उसको देखते हुए कोई इसके ऊपर आंखें बंद करके मान ले आइए जो इमरान खान कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो मतलब आप जो आगे बंद करके ईमान ला रहे हैं उसमें किस तरीके से ये बात समझी जाए कि जो थर्ड पर्सन है जिसने 10 अरब रुपए का कहा, उसने खान साहब को 2 हफ्ते पहले बताया और खान साहब ने 2 हफ्ते के अंदर भी आप लोगों को नहीं बताया, फिर अचानक एक प्राइवेट गैदरिंग में आप खुद कह रहे हैं कि वो शादी थी उसमें ये ऐसी बात कर दी, उससे इसके अलावा कोई सबूत नहीं। खान साहब से कहें ना, फिर उन्हें सबूत देने चाहिए, नाम लें, सब चीजें सामने रखें, शरीफ खानदान को फिर पूरी तरह एक्सपोज करें। ये क्या बाय द वे बात कर दी है? आप कंक्लूड ना करें। आप इमरान खान साहब के बयान के ऊपर भी शक कर सकते हैं, आप नवाज शरीफ साहब के माजी के सामने रखते हुए उन पर भी शक कर सकते हैं। कंक्लूड ना करें। मैं ये कह रहा हूँ ओपन एंडेड छोड़ दें, पता चल जाएगा कौन सही है या कौन गलत है। जो माजी सब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप खुद कम से कम ये कह रहे हैं कि कंक्लूड ना करें। मुसलसल पिछले बहुत सारे सवालों में कंक्लूड करने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि इसको कंक्लूड ना करें तो खान साहब से कहें कि इसे कंक्लूड करें। उस बंदे का नाम बताएं जो कि खान साहब को आके कह के गया कि 10 अरब रुपए मुझे शहबाज शरीफ ने कहलवाया था, और पूरा का पूरा एक्सपोज करें, वो बंदा भी एक्सपोज करे। पूरा प्रोग्राम यही करेंगे और शरीफ खानदान को एक्सपोज करेंगे। खान साहब से कहें नाम बताएं। नाम भी बता देंगे, नाम क्यों नहीं बताते। मिसाल के तौर के ऊपर आप खबर देते हैं और उसके बाद आप अपना सोर्स नहीं बताते क्योंकि आप सोर्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कई वजूहात की बिना पे। वो फौजी साहब इमरान खान साहब सियासतदान हैं, सियासतदान को सहाफियों से ना कंपेयर करें। मतलब आप खुद एक ऐसी शख्सियत हैं जो सियासतदान भी हैं, एंकर भी हैं, मगर खान साहब नहीं है। तो ये जर्नलिस्ट से क्या कर रहे हैं आप? खान साहब ने इतना सीधा सीधा इल्जाम लगाया है, 10 अरब रुपए का इल्जाम है, इस पर तो नवाज शरीफ की और शरीफ खानदान की पूरी सियासत फारिग हो जाएगी और शहबाज शरीफ की। तो इसका तो उन्हें फौरी तौर पर नाम बताना चाहिए और सबूत देना चाहिए, सारा का सारा मामला एक्सपोज करें। अगर बंदे ने सच बताया तो उसे क्या डर है फिर? नहीं, मामला ये है कि कई जगहों पे आपके ताल्लुकात हैं, आपको 1000 चीजें हैं जो लोग पता होंगी, जर्नलिस्ट के शोबे से हटके भी पता होगा, लेकिन आप कदर करते हैं उन दोस्तों की या उस बातों की जो आपके तक पहुंची हैं और आप वो बात ओपनली नहीं करेंगे क्योंकि आप एक हमारे और रिश्ते भी तो है ना। नहीं जो सब माजे के साथ, मगर बगैर तहकीक के लोगों की पगड़ियां भी नहीं उछालूंगा। ये नहीं होगा कि एक फलाने फला को बताया, फलाने ब्रिगेडियर सिम्पसन को बताया, इसलिए मुझे पता चला कि 35 पंक्चर लगे थे और मैं बोलता रहा, मगर वो सियासी बयान था। अब फलाने फला को बताया, फला फिर मेरे पास आया और 2 हफ्ते पहले बताया कि 10 अरब रुपए का था, फिर पगड़ियां भी नहीं उछाली जाएंगी। जो सब माजे के साथ लाइसेंस नहीं है किसी के पास पगड़ियां उछालने का, वरना नाम बताएं, सबूत दें, ताकि शरीफ खानदान के खिलाफ बाकायदे तौर पर कार्रवाई हो। अगर आपको करोड़ों रुपया कोई ऑफर करे और दरमियान में ऑफर करने वाला ये हो कि वो आपका भी बहुत गहरा दोस्त हो और करने वाले का भी बहुत दोस्त हो, और वो ये आप दरमियान वाले बंदे को खामखा रगड़ दे, जिसने किया है उसका नाम बताएंगे ना, जिसको ऑफर हुई है वो बता रहा है, जिसने ऑफर किया है वो बता रहे हैं, दरमियान वाले बंदे को भी खामखा रगड़ दें। अगर मुनासिब होगा, जिस वजह लगेगा कि बताना मुनासिब है तो बता देंगे, ऐसी कोई बात। अच्छा, अभी इल्जाम लगाना मुनासिब लगा, उसका नाम बताना मुनासिब नहीं लगा, और आपने कहा कि करोड़ रुपए कोई ऑफर करे जो दोनों का दोस्त हो। अब एक ऐसा शख्स है जो शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है, जो इमरान खान साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है। इस शख्स को शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम बहुत मुश्किल में है, हमारा खानदान, इसलिए 10 अरब रुपए की ऑफर लेके इमरान खान साहब के पास चले जाओ। मगर ये गहरा दोस्त इतने अरसे तक इमरान खान साहब के पास नहीं आया, हालांकि खान साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है। फिर अचानक 2 हफ्ते पहले मिलने आया और उसने बताया कि जो मेरा
दूसरा गहरा दोस्त है वो बहुत तकलीफ में था तो उसने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, जो मैंने आपको नहीं बताई, हालांकि आप भी मेरे बहुत ज्यादा गहरे दोस्त हैं, मगर ऐसे ही बता रहा हूं, मिलने आया हूं तो बाय द वे ये लॉजिक है आपकी, ऐसे हुआ हो सकता है, मुमकिन है दोनों का बहुत गहरा दोस्त हो, और ऐसे दोस्त होंगे 100% को मेरा ख्याल है। बहुत सौ को तो आप भी जानते हैं, जो परवेज मुशर्रफ साहब के भी बहुत गहरे दोस्त हैं, नवाज शरीफ साहब के भी गहरे दोस्त हैं, और खान साहब के भी गहरे दोस्त हैं। ऐसे बेशुमार लोगों को आप भी जानते हैं, ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ, और उन लोगों का सिर्फ पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं होता, वो अपना ताल्लुक अलहदा रखते हैं। ऐसे लोगों का जो है वो मुफाद भी उस तरह का नहीं होता है, वो अपना मुफाद अलहदा रखते हैं। तो आप उनको भी जो है उनको क्यों आप अपनी जो है वो सियासत में लाएं या खराब करें। इशू तो ये है कि उन्होंने ऑफर की, उन्होंने ऑफर बता दी। इमरान खान ऑब्वियसली आपको पता है पैसों वैसों वाला तो बंदा है नहीं है, ना उसके ये इश्यूज हैं, ना इमरान खान के ऊपर कोई भी इल्जाम लग सकता है, पैसों के इल्जाम। फौजी साहब बहुत शुक्रिया, फौजी साहब इस हवाले से बात कर रहे थे, जाहिर है बड़ा और सबूत अब खान साहब को रखने चाहिए, माजी के इल्जाम की तरह नहीं होना चाहिए कि बस इल्जाम लगा दिया और बाद में सबूत नहीं रखे गए। हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब इल्जाम भी और इंसान का नाम भी सामने रखेंगे। कल के प्रोग्राम के हवाले से हम आपको बताते चलें कि हमने प्रोग्राम में आपको अंदर के हकाइक बताए थे कि शरीफ खानदान अपने जो वकला की टीम थी जो शुरू में थी उससे मुतमईन नहीं, उससे खुश नहीं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा तरदीदें भी आई हैं। हम आपको बताते चलें कि हम अपनी स्टोरी पर कायम हैं और उसका वाज़ेह सबूत ये भी है कि बहरहाल शरीफ खानदान ने दरमियान में अपनी वकला की टीम तो बदली ही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और ये भी बताते चलें कि हमारे पास इसके हवाले से सबूत भी मौजूद है, जो भी स्टोरी हमने की थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।